नमस्कार साथियों। जीके जंक्शन में आपका एक बार फिर स्वागत है। यह लूसेंट जीके ऑडियो सीरीज उन विद्यार्थियों के लिए जो रोज अपनी तैयारी को एक कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के अलग अलग ऐतिहासिक कालों के बारे में जानने वाले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लूसेंट में दी गई सभी जानकारियों को एकत्रित करेंगे और उसके बाद वैदिक सभ्यता और 16 महाजनपदों के बारे में भी दी गई जानकारियों को लाइन बाय लाइन सुनने और समझने वाले हैं। इस वीडियो से जुड़े हुए शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है ताकि आप सुनते हुए पढ़ सकें और आसानी से दोहराव कर सकें। तो चलिए पूरे ध्यान के साथ शुरू करते हैं लूसेंट जी के ऑडियो स्टडी सीरीज का पार्ट 2, प्रागैतिहासिक काल। इतिहास का विभाजन प्रागैतिहास या पाक इतिहास, आर्ध इतिहास और इतिहास 3 भागों में किया गया है। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्भव नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आर्ध ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है। नोट: ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। अगली मुख्य हेडिंग है नाम और तिथियां। पुरा पाषाण काल यह 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले के काल को कहा जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरा पाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान हुई। मध्य पाषाण काल, जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मध्य पाषाण काल कहते हैं। इसका काल लगभग 12,000 वर्ष पहले से लेकर 10,000 वर्ष पहले तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। नव पाषाण काल, इसकी शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पहले से होती है। पूर्व पाषाण युग या पुरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पुरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल में व पहिए का नव पाषाण काल में हुआ। पुरा पाषाणिक पुरा स्थल कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिलते हैं। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले पालतू जानवर कुत्ते को बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था, जिसकी प्राप्ति अतिरम्पक्कम से हुई। कृषि का आविष्कार लगभग 8,000 वर्ष पूर्व नव पाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्य उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं और जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। कोल्डी हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है।
मेहरगढ़ से ही प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ में एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक अर्थात पत्थर के बने थे। भूगर्भ वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रोसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की। पल्लवरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जब C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण खोज निकाले। भारत में मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 से लगभग हुआ। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदाड़ो था, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। असम का श्वेतांबु गिवन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव कपि है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग या चालकोलिथिक युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जौरवे संस्कृति से है। भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। वर्ष 1867-68 में पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने की थी। भीमबेटका भीमबेटका गुफा पुराक्षणिक आवासीय पुरास्थल है। भीमबेटका आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका के चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के मध्य माना जाता है। भीमबेटका के चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका अब्दुल्लागंज शहर के पास रातापानी वन्य जीव अभयारण्य के अंदर स्थित है। भीमबेटका की खोज वर्ष 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वणकड़कर द्वारा की गई। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से मिलता है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजाति विभेदीकरण किया। सिंधु सभ्यता रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। नई एनसीईआरटी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक माना गया है। इसका मुख्य शहरी चरण 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच था। प्रारंभिक हड़प्पा काल 3300 से 2600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मुख्य शहरी काल 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है, जबकि उत्तर हड़प्पा काल 1900 से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तिथि निर्धारण की कार्बन 14 जिसे C14 कहा जाता है की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री BF लीवी द्वारा
1946 1946 ईस्वी में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता को अर्ध ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जाता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल ने 1924 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल दासक नदी के किनारे स्थित सुत कांगेडोर, जो कि बलूचिस्तान वर्तमान बलूचिस्तान में स्थित है। पूर्वी पुरा स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, जो वर्तमान मेरठ उत्तर प्रदेश का भाग है। उत्तरी पुरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा, जो जम्मू कश्मीर में है। व दक्षिण पुरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद, जो कि अहमदनगर जिले महाराष्ट्र में है। तो इस कुछ लाइनों में हमें सिंधु घाटी सभ्यता के चारों किनारों या चारों कोनों में जो आपके स्थान स्थित है उनके बारे में बताया है। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पश्चिम में क्या है? सुत कांगेडोर, सबसे पूर्वी में है आलमगीरपुर, सबसे उत्तर में मांदा और सबसे दक्षिण में है दाइमाबाद। तो ये चार स्थल जो सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी बिंदु है। लेकिन यहाँ विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे कि ये चार स्थल तो बताए हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार मोस्टली त्रिभुजाकार ट्रायंगुलर शेप में ही था। तो ध्यान रखेंगे इन दोनों फैक्ट्स को। आगे बढ़ते हैं। धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया। ये हमें नोट करके दिया था, इसके पहले एक लाइन और दी है। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नागरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता कैसी थी? नागरी, नगर वाली सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 ही बड़े नगर हैं: मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगन। तो इसके पहले हमने धौलावीरा के बारे में देखा, फिर से देखते हैं। धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदाड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे है, जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। इसकी खोज सन 1963 1963 ईस्वी में सूरजभान ने की थी। लोथल और सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य में स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। इस स्नान कुंड में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थीं और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यह
विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। अग्निकुंड या यज्ञ वेदी लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। मोहनजोदाड़ो से नेत्र की एक कांस्य मूर्ति भी मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मन के बनाने के कारखाने लोथल और चूदड़ो में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर अर्थात राइट से लेफ्ट और दूसरी बाईं से दाईं अर्थात लेफ्ट टू राइट लिखी जाती थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरियन की सभ्यता है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। इसके बाद हमें सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थलों से संबंधित एक सारणी दी है, जिसमें प्रमुख स्थल, उससे संबंधित नदी, उसकी वर्तमान स्थिति और उसके उत्खननकर्ताओं के बारे में जानकारी दी है। तो अभी हम केवल प्रमुख स्थल और उनसे संबंधित नदी और उनकी वर्तमान स्थिति देखने वाले हैं। उनके उत्खननकर्ता भी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन हम फिर बाद में आगे आने वाले किसी वीडियो में इनके उत्खननकर्ताओं के बारे में भी जानकारी लेंगे। वैसे आपके पास सारणी दिख रही है, आप नोट कर सकते हैं या शॉर्ट नोट के माध्यम से जो आपको पीडीएफ मिलेगी उसमें भी उत्खननकर्ताओं के बारे में जानकारी दी है, आप वहां से नोट कर सकते हैं। अभी सुनने की दृष्टि से हम केवल प्रमुख चीजों को देखें। सबसे पहला प्रमुख स्थल है हड़प्पा, जो रावी नदी के किनारे था और उसकी वर्तमान स्थिति पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला है। दूसरा प्रमुख स्थल है मोहनजोदाड़ो, जो कि सिंधु नदी के किनारे है और इसकी वर्तमान स्थिति है पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला। तीसरा प्रमुख स्थल है चूहदड़ो, यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है और यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के नवाबशाह जिले के अंतर्गत है। चौथा स्थल है कालीबंगन, यह घग्गर नदी के किनारे है और इसकी वर्तमान स्थिति राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है। अगला प्रमुख स्थल है कोट दीजी, जो कि सिंधु नदी के किनारे ही स्थित है और इसकी वर्तमान स्थिति सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान है। अगला प्रमुख स्थल है रंगपुर। रंगपुर मादर नदी के किनारे है और गुजरात का काठियावाड़ जिला इसके अंतर्गत आता है। अगला प्रमुख स्थल है रोपण, जो कि सतलज नदी के किनारे है और इसकी स्थिति पंजाब का रोपण जिला है। फिर है लोथल। लोथल भोगवा नदी के किनारे है और इसकी वर्तमान स्थिति गुजरात का अहमदाबाद जिला है। नौवा आलमगीरपुर, यह हिंडन नदी के किनारे है और उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला इसके अंतर्गत आता है। अगला है सुत कांगेडोर, जो दासक नदी के किनारे स्थित है और पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे स्थित है। 11वां प्रमुख स्थल है बनमाली, यह रंगोई नदी के किनारे है और इसकी वर्तमान स्थिति हरियाणा का हिसार जिला है। 12वां है धौलावीरा, यह लूनी नदी के किनारे है और इसकी स्थिति
गुजरात के कच्छ जिले में बताई जाती है। 13वां है सोतकाह। यह सादीकौर नदी के किनारे है और इसकी वर्तमान स्थिति दक्षिण बलूचिस्तान है। अगला है सुरकोटडा। इसकी स्थिति कच्छ के गुजरात में सुतकोतदा नदी के किनारे है। 15वां है राखीगढ़ी। यह घग्गर नदी के किनारे है और हिसार जिला इसकी स्थिति है। अगला है दैमाबाद। ये प्रवरा नदी के किनारे है और इसकी स्थिति अहमदनगर महाराष्ट्र है। अगला है बालाकोट जो कि कुनहार नदी के किनारे है और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत मनसेहरा जिला पाकिस्तान इसकी वर्तमान स्थिति है। अगला है मांडा। यह चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला है रोजदी। ये भादर नदी के किनारे गौडल तालुका सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है और यहाँ पर 20वां मीताथल स्थान है जो कि चौरांग व यमुना के मध्य भिवानी हरियाणा में स्थित है। तो ये 20 प्रमुख स्थल और उनसे संबंधित नदियां और उनकी वर्तमान स्थिति थी। आगे चलते हैं। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों व 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेहुला शब्द एक प्राचीन सभ्यता है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेहुला शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्णिक वर्ग के हाथों में था। पिंगट ने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। तो इंपॉर्टेंट है, किसने कहा? तो पिंगट ने कहा हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां हैं। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा और शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। फिर एक टेबल में हमें सिंधु काल में विदेशी व्यापार के बारे में बताया है कि क्या वस्तुएं आयात की जाती थी और किस प्रदेश से की जाती थी। तो तांबा आयात किया जाता था खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से। चांदी का आयात किया जाता था अफगानिस्तान और ईरान से। सोने को आयात किया जाता था कर्नाटक, अफगानी और ईरान से। टिन का होता था अफगानिस्तान और ईरान से। गोमेद का होता था सौराष्ट्र से। लाजव्रत का होता था मेसोपोटामिया से और शीशे का आयात होता था ईरान से। तो ये वस्तुएं थी और उनसे संबंधित क्षेत्र जहां से वो आयात की जाती थी। आगे चलते हैं। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। कहां? सिंधु घाटी सभ्यता में घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो कौन सा स्थान है? लोथल, जहां के नगर के घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिलता है। रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुतकोतदा, कालीबंगन और लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है।
सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिलते हैं। सिंधु सभ्यता में मार्त देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुंवड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था। सैंधववासी सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों का आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियां। यहां से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजन की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने और गाड़ने वाली दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदाड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल और कालीबंगा में युग्म समाधियां मिलती है। ध्यान रखेंगे, कहां? लोथल और कालीबंगा में युग्म समाधियां मिलती है। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। तो यहां पर हमारे फैक्ट खत्म होते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। इसके आगे हमें वैदिक सभ्यता से संबंधित फैक्ट्स दिए हैं, उनको भी हम एक एक कर पढ़ेंगे। लेकिन आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रिमाइंडर देना चाहता हूं कि आपको इस वीडियो के पीडीएफ शॉर्ट नोट्स के माध्यम से हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। वहां से आप इन शॉर्ट नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन कर सकते हैं। खाली समय में या जब आप किताब लेकर पढ़ाई नहीं कर सकते तो इन ऑडियो वीडियो के माध्यम से अपनी पढ़ाई या लूसेंट को कवर करने की कोशिश करें। और जब आपको टाइम मिलता है आप पीडीएफ को प्रिंट निकालकर या मोबाइल से आप अपने चीजों को, पढ़ी हुई चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो करें और वहां से पीडीएफ को जरूर देखें जिससे आपका रिवीजन हो सके। चलते हैं वैदिक सभ्यता की ओर। वैदिक सभ्यता। वैदिक काल का विभाजन दो भागों ऋग्वैदिक काल 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व और दूसरा उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व में किया गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। ध्यान देंगे, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में विभाजित है। पहला कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। तो इस तरह से प्रशासनिक इकाइयां थी, जिसमें सबसे छोटा कुल, फिर उससे बड़ा ग्राम, फिर विश्व, उसके बाद जन और उसके बाद राष्ट्र था। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा और विश्व का प्रधान विश्वपति और जन के शासक राजन कहलाते थे। राज्याधिकारियों को में पुरोहित और सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी और विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सूत रथकार व कामेदी
नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पुरप दुर्गपति स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। बाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। भागदूह यह राजस्व कर एकत्र करने वाला अधिकारी था। तो इन कुछ लाइनों में हमें कुछ उपाधियां दी गई हैं या कुछ पद दिए गए हैं और उनसे संबंधित कार्य दिए हैं। फिर से इन लाइनों को दोहराता हूं, इंपॉर्टेंट है। ग्राम का मुखिया ग्रामीणी, विष का प्रधान विषपति, जन के शासक राजन होते थे। राज अधिकारियों में पुरोहित और सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी और विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सूत रथकार और कामिदी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे और इनकी संख्या राजा सहित 12 थी। पुरप दुर्गपति और स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। बाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था और भागदूह राजस्व कर एकत्र करने वाला अधिकारी था। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता है। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ और सभातांग लोगों की संस्था थी, जबकि समिति अन्य जनता या सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा और समिति में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया जाता था, जिसका अर्थ है गायों की खोज। इंपॉर्टेंट है, गविष्ठ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था या उसका अर्थ क्या था? गायों की खोज। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध पुरुषणी अर्थात रावी नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुए। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। वे वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। यहाँ पर एक सारणी में हमें उपनिषदों की कुल संख्या 108 बताई है, पुराणों की संख्या 18 है और वेदांगों की संख्या 6 है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुष्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है, वैदिक सभ्यता में बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला और विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। विवाह के समय मिलने वाले उपहार को वत्तु कहा जाता था। जीविकापार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था।
आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। पहला है वास, दूसरा अधिवास और तीसरा उष्णीष। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन का मुख्य साधन संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और धूत क्रीड़ा थी। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। गाय को अधन्या ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश निकाले की व्यवस्था की गई है। वैदिक काल में एक धनिक व्यक्ति को गौमत कहा जाता था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था और तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ था। यहाँ पर हमें ऋग्वैदिक कालीन नदियों के बारे में कुछ जानकारी दी है। उनके प्राचीन नाम और आधुनिक नाम बताए गए हैं। प्राचीन नाम में देखें तो एक नदी है कुंभा, जिसका नाम है काबुल। फिर इसके पहले कुम्भ, जिसका नाम है कुरम। फिर हमें दिया है वितस्ता, वितस्ता का नया नाम है झेलम। फिर है अस्किनी, जिसका वर्तमान नाम है चिनाब। अगली है पुरोषणी, जिसका वर्तमान नाम है रावी। फिर है सतोद्री, जिसका वर्तमान नाम है सतलज। फिर है बिपाशा, जिसका वर्तमान नाम है व्यास। फिर है सदानीरा, जिसका वर्तमान नाम है कंडक। फिर है द्रसधती, जिसका वर्तमान नाम है घग्गर। फिर है गोमती, जिसका नाम है गोमल। और सुवस्तु, जिसका नाम है स्वात। तो ये नदियां हैं, प्राचीन नाम और जिनके आधुनिक नाम दिए हुए हैं। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं इन चीजों को। कुंभ, जिसका नाम है कुरम। कुंभा, काबुल। वितस्ता, जिसका नाम है झेलम। अस्कनी, चिनाब। फिर है पुरुषणी, जिसका नाम है रावी। सतोद्री, सतलज। विपाशा, इसका नाम है व्यास। सदानीरा, जिसका नाम है गंडक। द्रसधती, जिसका नाम है घग्गर। गोमती, जिसका वर्तमान नाम है गोमल। और सुवस्तु, जिसका नाम है स्वात। तो ये नदियां थी। इसके आगे व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पड़ी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को बैंकनोट, सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाले देवता अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजस्व यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी। सिक्कों के प्रचलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते, यह मुंडोक उपनिषद से लिया गया है।
इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। ध्यान देंगे, सत्यमेव जयते मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। अब हमें एक सारणी दी है जिसमें ऋग वैदिक कालीन देवता और उन देवताओं का संबंध किससे था, यह जानकारी दी है। पहला देवता है इंद्र। इंद्र को युद्ध का नेता और वर्षा का देवता माना जाता है। अग्नि देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थता का देवता था। वरुण पृथ्वी और सूर्य का निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व का नियामक और शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन व दिन रात करता कहा जाता था। फिर से देखेंगे, वरुण कई सारी चीजों के लिए यहाँ पर उनका संबंध बताया गया है। वरुण पृथ्वी और सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक व शासक, सत्य का प्रतीक और ऋतु परिवर्तन व दिन रात करता माने जाते थे। फिर एक प्रमुख देवता है धौ। इनको आकाश का देवता और सबसे प्राचीन देवता माना जाता है। सोम देवता, इन्हें वनस्पति का देवता, उषा को प्रगति और उत्थान का देवता कहा जाता था। अश्विन विपत्तियों को हरने वाले देवता थे। पूषण पशुओं की रक्षा करने वाले देवता थे। विष्णु को विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता के रूप में माना जाता था। मारुत आधी तूफान के देवता थे। तो ये थे ऋग वैदिक कालीन देवता और उनका संबंध किस घटना से था। ये आगे दिया है हमें, ईसा पूर्व दूसरी सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए अपस्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की गई। गायत्री मंत्र सवित्र नामक देवता को संबंधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। श्राद्ध की प्रथा पहल दंतोत्रेय ऋषि के बेटे नीमि से शुरू हुई। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। महाकाव्य दो हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। यह जानकारियां थी वैदिक काल से संबंधित। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लूसेंट का या हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। इसके आगे हमें महाजनपदों के उदय के बारे में बताया है। चलिए उन्हें भी देखते हैं इसी वीडियो में। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं सदी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमारे बौद्ध ग्रंथ अंगोत्तर निकाय में मिलती है। तो यहां पर हमें एक सारणी दी है जिसमें महाजनपद और उनकी राजधानियां और उनका आधुनिक स्थान बताया गया है। इस सारणी की जानकारियों को हम लेते हैं। पहली महाजनपद है अंग। इसकी राजधानी थी चंपा और इसका आधुनिक स्थान है भागलपुर, मुंगेर, बिहार। दूसरी महाजनपद है मगध, जिसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी, जिसका आधुनिक स्थान है पटना, गया, बिहार। तीसरा महाजनपद है काशी, जिसकी राजधानी थी वाराणसी, जिसको वर्तमान में वाराणसी के आसपास ही माना जाता है और यह उत्तर प्रदेश में है। चौथी है वत्स, जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी। यह इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश में इसकी आधुनिक स्थिति है। फिर पांचवा है वज्जी, जिसकी राजधानी है वैशाली, विदेह, मिथिला। इसके आधुनिक स्थान की बात करें तो वैशाली, मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास के क्षेत्र वज्जी महाजनपद में आते थे। छठवां है कौशल, जिसकी राजधानी है श्रावस्ती।
इसका आधुनिक स्थान है फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, उत्तर प्रदेश। 7वां है अवंती। अवंती की राजधानी है उज्जैन या महिष्मती। इसका आधुनिक स्थान है मालवा क्षेत्र, मध्य प्रदेश। 8वां है मल्ल। मल्ल की राजधानी है कुशावती और इसका वर्तमान क्षेत्र है देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। 9वां है पंचाल। पंचाल की राजधानी थी अहिछत्र या कामपिल्ली। आधुनिक स्थान की बात करें तो पंचाल का आधुनिक स्थान है बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। 10वां है चेदी। चेदी की राजधानी थी शक्तिमती और इसका आधुनिक स्थल है बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश। 11वां है कुरु। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ जो कि दिल्ली, मेरठ, हरियाणा के कुछ क्षेत्र है। मत्स्य। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर और इसकी वर्तमान स्थिति जयपुर, अलवर, भरतपुर के आसपास मानी जाती है जो राजस्थान का क्षेत्र है। 13वीं है महाजनपद कंबोज। इसकी राजधानी है हाटक और इसका आधुनिक स्थान राजौरी व हजारा क्षेत्र कहलाता है। फिर है सूरसेन। इसकी राजधानी थी मथुरा। मथुरा, उत्तर प्रदेश इसका आधुनिक स्थान है। अगला है अस्मक। अस्मक की राजधानी थी पोटली या पोतन जो गोदावरी नदी के क्षेत्र को कहा जाता है। यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। फिर 16वां है गांधार जिसकी राजधानी है तक्षशिला और यह वर्तमान में रावलपिंडी या पेशावर, पाकिस्तान का क्षेत्र है। तो यहां पर हमें 16 महाजनपदों और उनकी राजधानी और उसके आधुनिक स्थान के बारे में बताया है। फिर से देख लें क्योंकि ये महाजनपद और उनकी राजधानियां बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस महाजनपद की कौन सी राजधानी थी। तो फिर से रिवाइज करते हैं। पहला था अंग। अंग की राजधानी चंपा। दूसरा था मगध। मगध की राजधानी गिरिवज और राजगृह। फिर तीसरा था काशी। काशी की राजधानी वाराणसी। चौथा था वत्स। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। बज्जी। बज्जी की राजधानी वैशाली, विदेह या मिथिला। फिर छठवां था कोसल। कोसल की राजधानी श्रावस्ती। फिर सातवां था अवंती। अवंती की राजधानी उज्जैन या महेशमती। अगला था मल्ल। मल्ल की राजधानी कुशावती। 9वां था पंचाल। पंचाल की अहिछत्र या कामपिल्ले। 10वां था चेदी। चेदी की थी शक्तिमती। फिर था कुरु। कुरु की थी इंद्रप्रस्थ। फिर थी मत्स्य। मत्स्य की थी विराटनगर। 13वां है कंबोज। कंबोज की थी हाटक। फिर है सूरसेन। सूरसेन की है मथुरा। अस्मक। अस्मक की राजधानी थी पोटली या पोतन और गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। तो यह जानकारी थी 16 महाजनपदों के बारे में। साथियों, आज के इस वीडियो में हमने प्राचीन भारत के प्रारंभिक ऐतिहासिक कालों के विभिन्न तथ्यों को देखा। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता से संबंधित तथ्यों को देखा और महा 16 जनपदों की भी जानकारी ली। अब जरूरी यह है कि आप इस ऑडियो को एक बार फिर ध्यान से सुने और हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिए गए शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ की मदद से अपने नोट्स तैयार करें और उनका दोहराव करें। याद रखिए, जीके तभी मजबूत होता है जब सुनना, पढ़ना, दोहराना तीनों एक साथ किया जाए। अगले वीडियो यानी पार्ट 3 में हम प्राचीन भारत के बौद्ध धर्म, जैन धर्म और उसके अलावा अन्य विभिन्न धार्मिक परंपराओं से संबंधित तथ्यों को देखने वाले हैं। इसी तरह सरल भाषा में लाइन बाय लाइन परीक्षा उपयोगी तरीके से सुनने और समझने वाले। अगर आपने अभी तक जीके जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें ताकि आने वाले ऑडियो वीडियो आप तक समय पर पहुंचे। तो साथियों, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। सुनते रहिए, पढ़ाई अपने आप मजबूत होती जाएगी।